I welcome you all in the lecture series of Divine IAS Academy. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1 दिसंबर से हम आपके लिए लेक्चर सीरीज लेके आएंगे, तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं. आई एम स्टार्टिंग विथ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड एंशिएंट एंड मिडिएवल. दो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, एंशिएंट एंड मिडिएवल, बट मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हमें हिस्ट्री की थोड़ी ब्रीफिंग होनी जरूरी है. उसके बिना हिस्ट्री को ना तो समझा जा सकता है और ना ही उसे महसूस किया जा सकता है. हिस्ट्री के लिए थोड़ी समझ और थोड़ी फीलिंग का होना जरूरी है. ये आपकी हिस्ट्री है, आपके पूर्वजों की हिस्ट्री है, तो इसीलिए अपने दिमाग के साथ अपने दिल को भी खुला रखें और तभी हिस्ट्री के साथ आप जस्टिस कर पाएंगे. एक बात यकीन रखें कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, हिस्ट्री वही बनाता है जो हिस्ट्री पढ़ता है. और अगर आप अच्छे ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि हिस्ट्री को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे महसूस करें. तो हिस्ट्री की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का सिलेबस आखिर में क्या है और किस तरीके से यूपीएससी आपसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखती है. तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में. इंडियन हिस्ट्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 हिस्सों में बटा होता है, या इसको 3 हिस्से में बांटा गया है. पहला एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरा मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट का मतलब हुआ प्राचीन भारत का इतिहास, मिडिएवल का मतलब हुआ मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न का अर्थ हुआ आधुनिक भारत का इतिहास. कई बार यह सवाल हमारे जहन में आता है कि आखिर हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, इसको 3 हिस्से में बांटने की क्या जरूरत है. कई बार कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी आती है, जिसमें आप अगर मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी सिलेबस उसमें है. तो क्या हिस्ट्री को अलग अलग हिस्सों में बांटना, उसके साथ जस्टिस करना है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, लेकिन हिस्टोरियंस आम लोगों को इसे समझाने के लिए इसे अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं. आज जो मॉडर्न है कल वो मेडिवल भी बन जाएगा, और आने वाले समय में वो एंशिएंट भी बन जाएगा. ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता. लेकिन हिस्ट्री को समझने, हिस्ट्री को जानने और हिस्ट्री को मेमोराइज करने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है. यही प्रोसेस हम यहां पर करने जा रहे हैं. एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत वैसे तो स्टोन एज से हो जाती है. स्टोन एज का मतलब हुआ पाषाण काल. पाषाण काल का मतलब हुआ वो समय जब इंसान को यह एहसास हुआ कि उसके दिमाग में, मस्तिष्क में चेतना है, वो अपने आप को समझ पा रहा है, वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि जानवर हुआ करते हैं. जानवर अपने बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. इंसानों के पास तर्क शक्ति होती है, इंसानों के पास रीजनिंग पावर होती है. इंसान हर चीज को तथ्य की कसौटी पर रख कर देखने की क्षमता रखता है. इसीलिए इतिहास में जब हम पाषाण काल को पढ़ते हैं तो हम इंसानों को बाकी जानवरों से कुछ अलग करते हुए देखते हैं. पाषाण काल का मतलब वो काल हो गया जिसमें इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए औजार और हथियार के लिए, इक्विपमेंट और वेपन्स के लिए पाषाण यानी कि पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया.
शुरुआती मनुष्य कुछ ऐसा था जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपकी सारी मेमोरी निकाल ली जाए और आपको कोई भी सामान या कोई भी हेल्प ना देते हुए अफ्रीका के किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, तो आपकी कंडीशन क्या होगी? या तो आप उस सिचुएशन का सामना कर पाएंगे, उन डिफिकल्टीज को फेस कर पाएंगे, या आप उन डिफिकल्टीज के हाथों हार जाएंगे और पेरिश हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपने उन मुश्किलों का सामना किया, जैसे कि उस वेदर कंडीशन का सामना कर लिया, वहाँ के जानवरों का मुकाबला कर लिया, कीड़ों मकोड़ों का मुकाबला कर लिया, वहाँ के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन हिस्ट्री भी काफी हद तक ऐसा ही है। जब पहली बार बंदरों से इंसान बनने शुरू हुए, तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट था, हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट था। हम किस तरीके से अपने आसपास के संसाधनों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसी चीज के ऊपर निर्भर था। यकीन मानिए, आज तक हम इसी काम को करते जा रहे हैं, आगे भी शायद हम यही करेंगे। तरीके बदल गए हैं, लेकिन हमारी गतिविधि काफी हद तक वही है। हम आज भी खोजी हैं, हम आज भी नई चीजों को ढूंढते हैं, हम पहले भी नई चीजों को ढूंढते थे, हम आज भी नई चीजों को ढूंढ के उतने ही खुश होते हैं जितने पहले हुआ करते थे। संसाधन बदल गए हैं, साधन बदल गए हैं, इंसान वही है, इंसान की प्रवृत्ति वही है, इंसान की खोजी स्वभाव वही है। तो यहाँ पर जब हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत उस स्टोन एज से होती है जहां पर मनुष्य पहली बार एग्जिस्टेंस में आया, जब पहली बार उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस एक्टिव हुई और वो अपने आसपास के चीजों को स्टडी करने लगा, उसको समझने लगा। स्टोन एज नॉर्मली या पाषाण काल 3 हिस्सों में बांटा जाता है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पुरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। यानी कि पत्थर के औजारों का या हथियारों का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी कंडीशन डिसाइड हो रही है। पूरा पाषाण यानी कि पाषाण के औजार और हथियार इतने अच्छे नहीं है, बिल्कुल बेसिक नेचर के हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने किसी पत्थर को तोड़ दिया तो उसके कॉर्नर्स टूटे हुए हिस्से, उसे कॉर्नर्स शार्प हो जाते हैं और उस शार्प पोर्शन का इस्तेमाल आप हथियार या औजार के रूप में करना शुरू करेंगे। मेसोलिथिक बेसिकली जो ये पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज है, इसको हम नॉर्मली आइस एज कहते हैं, हिमयुग। कंडीशन काफी वर्स थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे, धरती का टेम्परेचर काफी कम था, नदियां बर्फ बनी हुई थी, तालाब बर्फ बने हुए थे, झील बर्फ बने हुए थे। और उस कंडीशन में इंसान को अपने आप को बचाना था, जानवरों से भी, वर्स्ट कंडीशन से भी, खाने की कमी से भी, पानी की कमी से भी, हर चीज से अपने आप को बचाना था। जब इंसान इस एज से बाहर निकला तो ये आइस एज धीरे धीरे बदलता चला गया, बर्फ पिघलने लग गए और नदियां, झरने, झील, जंगल एग्जिस्टेंस में आए, छोटे जानवर एग्जिस्टेंस में आए। पहले इंसानों को बड़े बड़े मैमथ, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ता था, क्योंकि ऐसे वर्स्ट कंडीशन में छोटे जानवरों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल था। 12 सिंगे जैसे जानवर हुआ करते थे। धीरे धीरे आइस एज के खत्म होने के बाद जो मेसोलिथिक पीरियड है, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। कई बार हिस्टोरियंस इसको ट्रांसफॉर्मेशन एज भी कहते हैं, यानी कि पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का वो जगह जिसे अपने आप में एक एज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एक पड़ाव है जिससे नए युग की तरफ आगे बढ़ा जाता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, इस काल में मनुष्यों ने मछली पकड़ना सीखा। 2 हड्डी ली, उसको इस तरह से बांध दिया, उसमें जो है लता वगैरह बांध दिया और उसके बाद
क्योंकि जो पेड़ के जो बेसिकली खाल होती है उसको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो वो धागा ही बन जाता है। और उसके बाद डंडे से बांध के मछली पकड़ने का प्रोसेस शुरू किया। ब्लेड्स, वो पत्थर के ब्लेड बहुत तेज धार होते हैं, शायद वो हमारे आज के स्टील के ब्लेड से भी ज़्यादा तेज धार हुआ करते थे। ब्लेड्स यानी कि छोटे छोटे चमड़ा निकालने का लिए छोटे छोटे ब्लेड्स, खुरचन जिसको हम कहते हैं, वो सब बनाए गए, स्क्रैपर्स कहते हैं, वो सब बनाए गए। और धीरे धीरे जो ये पाषाण के औजार हैं, पत्थर के औजार हैं, स्टोन वेपन्स हैं, उनको पॉलिश करने का प्रोसेस शुरू हुआ। पॉलिश करने का मतलब पत्थर में पानी के साथ उसको रगड़ना, ताकि जिस पोर्शन से उसको पकड़ना है या जिस पोर्शन से उसको किसी लकड़ के साथ बांधना है वो पोर्शन जो है शार्प ना हो और वही पोर्शन शार्प हो जिससे अटैक करना है। नियोलिथिक एज जाना जाता है 2-3 खास चीजों के लिए। नवपाषाण का, लिथिक मतलब पाषाण, न्यूलिथिक का मतलब हो गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जाना जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ फायर, ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ फायर्स, अग्नि का संगठित इस्तेमाल करना, ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। हालांकि इस युग को बेसिकली हंटर और गैदरर ह्यूमंस के रूप में जाना जाता है, यानी कि शिकार करना और गैदर करना, जो भी चीजें मिले उसको इकट्ठा कर लीजिए ताकि आप उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय आपको अच्छी शिकार या संसाधन मिले, रिसोर्सेज मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये लोग अभी तक मेसोलिथिक तक हम क्या देख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये प्रोड्यूस नहीं, इसमें शिकार कर रहे हैं और चीजें जहां जंगल में जो भी फल फूल अनाज मिल रहा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पहली बार न्यूलिथिक एज में आकर के ये हंटर और गैदरर से यानी उपभोक्ता से प्रोड्यूसर बन गए, उत्पादक बन गए। पहला बार इंसानी इतिहास में यह हुआ कि ये लोग उपभोक्ता से उत्पादक बन गए, यानी कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन गए। और प्रोड्यूसर जब बनते हो असल में तभी आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हो। अगर सिर्फ आप नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये रिसोर्सेज कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे और फिर आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इंसानों ने अब यह समझ लिया था कि अगर वो जंगल में अनाज जंगल से इकट्ठा कर सकते हैं तो वो अनाज वो अपने आसपास भी उगा सकते हैं। अगर वो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो वो अपने पास भी जानवर पाल करके अपनी मीट की, अपने ऊन की, वूलन की और बाकी चमड़े की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो जानवर पालना, एग्रीकल्चर करना और ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ फायर यानी कि खाना पकाने वगैरह के लिए, जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। और यही था ट्रांसफॉर्मेशन का एज, नियोलिथिक एज। आप सभी ये बात शायद जानते होंगे कि एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जरूरत से ज्यादा कृषि की उत्पादन और जरूरत से ज्यादा पशुपालन के उत्पादन ने जन्म दिया ट्रेड एंड कॉमर्स को। व्यापार को जन्म दिया और इसी व्यापार ने एक नए युग की शुरुआत की जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। बड़ी अटपटी सी बात है लेकिन सच है। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी नहीं थी कि एकदम से शुरू हो गई और अर्बन हो गई, सिविलाइज्ड हो गई, बिल्कुल नहीं। यह नियोलिथिक से अगले पड़ाव को दिखाता है जहां पर नियोलिथिक के लोग उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे थे, वहीं पे इंडस वैली के लोग व्यापार करते थे। तो व्यापार आखिर शुरू हुआ कैसे? वो शुरू ऐसे हुआ कि एक कबीले ने अगर ज्यादा पशु पालन किया, एक कबीले ने ज्यादा खेती की, तो एक दूसरे के साथ चीजों को लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई। खेती करने के लिए नए औजार लकड़ी के बनाए गए,
शिकार करने के नए हथियार बनाए गए, चमड़े की चीजें बनाई गई, कपड़े बुनने सिलने का काम किया गया, और ये चीजों का आपस में लेन देन जब हुआ, आपस में जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, इसी से शुरुआत होती है व्यापार की। होता यह था कि ये लोग, अलग अलग कबीले के लोग एक जगह पर आकर के साल में 2-3 महीने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। जिसके पास जो भी चीज होती थी वो दूसरे को दे के उससे बदले अपनी जरूरत की चीज लेता था। इससे आपसी कम्युनिकेशन भी बढ़ता था और साथ ही साथ अपनी जरूरतों को भी पूरा किया जाता था। इस प्रोसेस में जिस जगह पे वो लोग आके रहते थे, कुछ लोगों ने वहीं पर रहने का डिसाइड कर लिया होगा और धीरे धीरे वो सेंटर बन गया होगा हर एक व्यापारिक एक्टिविटी की। अब आपको साल में एक बार आने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप वहां पे आए, वहां पे व्यापारी रहते हैं, उनको अपना सामान दें, उनके बदले में उनसे कुछ लें और अपने गंतव्य स्थानों पे चले जाएं। यू कैन गो टू योर नेटिव प्लेसेस। ये प्रोसेस चलता रहा और धीरे धीरे ये जो सेंटर्स थे, ये वो शहर बने जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि शुरुआत 1-2 स्थानों से हुई होगी, मेहरगढ़ में हमें इसका प्रूफ भी मिलता है, और धीरे धीरे ये व्यापारी मजबूत होते गए होंगे और इन्होंने अपने अलग अलग स्थानों पे शहर बनाने शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि ये जब व्यापार बढ़ता है तो ये व्यापार सिर्फ देश के अंदर या एक अपने लोगों के साथ ही नहीं होता, ये दूसरे देशों के साथ भी इसकी शुरुआत होती है। और हमें ये प्रूफ मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया, सीरिया, इजिप्ट के साथ अपना व्यापार किया करते थे। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग शहर हमें अलग अलग ट्रेड रूट्स पे एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई देते हैं। चाहे वो लैंड रूट हो, चाहे वो सी रूट हो। सी रूट में जो पोर्ट्स थे, सुतकाजनदोड़ कह लीजिए, लोथल कह लीजिए, ये सभी धीरे धीरे एस्टैब्लिश किए गए सेंटर्स थे। तो इस तरीके से स्टोन एज से बढ़ते 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 डेवलपमेंटल प्रोसेस को समझते हुए हम ये समझ गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। आगे बढ़े सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के नेक्स्ट प्रोसेस को हम नहीं समझ पाते। सिंधु घाटी सभ्यता के अगले पड़ाव पे हम नहीं जा पाते क्योंकि यह सभ्यता एक पर्टिकुलर टाइम पे विकसित हुई और उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गई, डिक्लाइन कर गई, और धीरे धीरे ये बाकी सभ्यताओं से ऐसी रूल मिल गई कि ये बताना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन से लोग सिंधु घाटी सभ्यता के हैं और कौन से बाकी छोटी छोटी सभ्यताओं के। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक सभ्यता की शुरुआत हुई है और वो अगर अपने सबसे जेनियत पॉइंट पे है तो बाकी सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतिहास में ऐसा कभी प्रमाण नहीं मिलता। वो छोटी हो सकती हैं दूसरी सभ्यताएं, लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, शुरुआती काल 6000 बीसी के आसपास का मिलता है। 3000 यानी 3000 बीसी के आसपास उसका सबसे प्राइम जो टाइम है वो शुरू होता है, जिसको लगभग करीबन 2350 के आसपास का टाइम मानते हैं, एंड इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बाय 1800 बीसी। 1800 बीसी के आसपास आते आते इसका डिक्लाइन, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। डिटेल डिस्कशन में मैं बाद में जाऊंगा जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री को टेकअप करूंगा। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द हिस्ट्री सिलेबस ओनली, तो मैं अभी हिस्ट्री के बिल्कुल ब्रीफ में ही आपको ये सभी चीजें बताऊंगा। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई न्यूलिथिक एज से, और उसके बाद हम देखते हैं एक नए टाइम की शुरुआत होती है जिसे वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। वैदिक एज उस एज को कहते हैं जिसके प्रमाण हमें वेद से, ऋग्वेद से मिलता है। यानी कि वो लोग जो इंडिया के नहीं थे और जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। वैदिक एज का मतलब हो गया
हिस्ट्री के स्टूडेंट के हिसाब से 1500 BC 1500 BC से लेके 1000 BC तक का समय, और लेटर वैदिक का टाइम हो गया 1000 BC टू 600 BC। क्या फर्क है दोनों में? टाइम का ड्यूरेशन का फर्क है। और शुरुआत में वैदिक एज में ये सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश में ही रहे, पंजाब और उसके आसपास के टेरिटरी, पंजाब मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों का ही, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान अभी आप देख रहे हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, ये वैदिक एज का टाइम है। आर्यंस कौन थे? ये भी हंटर और गैदरर थे, प्रोड्यूशन नहीं थे। हंटर और गैदरर का मतलब हो गया कि वो जो भी छोटा कबीला है उसको लूट लो, जो बड़ा कबीला है उससे अपने आप को बचाओ, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। किसके लिए? अपने एनिमल्स के लिए। एनिमल्स कौन है उसके? गाय, घोड़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाय, जिससे उनकी सारी जरूरतें लगभग पूरी होती हैं। तो वैदिक एज वो टाइम है जब आर्यंस सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश तक पहुंचे। लेटर वैदिक एज कौन है? जब वो ब्रह्म देश पहुंचे, आर्यव्रत पहुंचे, यानी कि सरल शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड्स में कहें, सेंट्रल इंडिया पहुंचे, गंगा यमुना के प्लेन्स में पहुंचे। लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC, इन दोनों में फर्क इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पे सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, कंपाइलेशन हुई, इसको संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब हो गया ऑल द संहिताज नॉट रिटन एट द टाइम ऑफ इट्स कंपाइलेशन। जब इनकी रचना हुई, ये उस समय लिखे नहीं गए, तो कैसे याद रखे गए? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन शब्दों के द्वारा ये आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो यहां पर ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ठीक है, सेकंड से लेके 7th मंडल तक इस वैदिक एज में ही इसकी रचना हुई। बाकी मंडल जो हैं यानी कि बाकी बुक्स जो हैं वो लेटर वैदिक एज में कंपाइल किए गए, और बाकी जो वेद आप देख रहे हैं, चाहे साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी वेद लेटर वैदिक एज में ही कंपाइल किए गए या उसके बाद के काल में कंपाइल किए गए। ऋग्वेद में क्या है? प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की तारीफें करना। ईश्वर कौन है? नेचर गॉड। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर गॉड। प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को ईश्वर मानना और उसको एक इंसान का रूप देना, यही वैदिक रिलीजन का सार है। दैट मीन्स वर्शिपिंग द नेचुरल पावर, द पावर ऑफ नेचर, considering them as a human being, not as a human being but as a god in a human form. That is the personification of natural power. कि हर चीज जो नेचर करती है, बारिश नेचर करती है, तूफान नेचर करती है, बाढ़ नेचर करती है, जंगल और उसके जानवर जो चीजें देते भी हैं और उससे खतरा भी है, नेचर है। फसलें, अच्छी फसल कौन देगा? नेचर देगा। तो उसको ईश्वर मान लेना, और इसको दूसरे शब्दों में यह कहें कि अपने हर सवाल का जवाब रिलीजन से लेना। बारिश क्यों होती है? इंद्र भगवान ने किया। अग्नि क्या है? मीडिएटर है। मीडिएटर कहां? बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, इंसान और देवता के बीच का माध्यम है अग्नि। वरुण देव बड़े पॉपुलर थे ऋग्वेदिक एज में, तो गॉड ऑफ एटर्निटी, सारे संसार के देवता, हर चीज के लिए माफी गलती उन्हीं से मांग। अग्नि क्या है? अग्नि है मेडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। आप कुछ भी अर्पित करते हैं ईश्वर को, कहां देते हैं? ओम स्वाहा, अग्नि में देते हैं। क्यों देते हैं अग्नि में? बिकॉज जिस भी देवता का आप आह्वान कर रहे हैं, उस देवता तक उस चीज को पहुंचाने का काम किसका है? अग्नि का। आप दिया जलाते हैं, क्यों दिया जलाते हैं भाई? भगवान के सामने आप दिया क्यों जलाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप दिया नहीं जला रहे, आप गॉड को घी और कॉटन अर्पित कर रहे हैं थ्रू अग्नि।
अग्नि जला रहे हैं ना कॉटन में और घी में, तो वो कौन लेके जा रहे हैं? अग्नि उसको लेके जा रहे हैं, आप अर्पण कर रहे हैं। उसी तरीके से आप लास्ट राइट्स में आप मृत शरीर को अग्नि के समर्पित क्यों करते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे लॉजिक वही है कि आपने अग्नि को समर्पित किया टू टेक द डेड सोल टू हेवन। कहने का मतलब हो गया प्रकृति की पूजा वैदिक रिलीजन है। प्रकृति की हर शक्ति को ईश्वर मान करके उसकी पूजा करना, वही वैदिक रिचुअल है। यज्ञ उसी रिचुअल का नाम है। ध्यान लगाना, अपने आप को प्रकृति की शक्तियों से जोड़ना, वही वैदिक रिचुअल है। बाद में डिस्कस करूंगा आपसे कि ये ही जो ध्यान लगाने का स्थान कैसे धीरे धीरे मंदिर में तब्दील हो गया और कैसे धीरे धीरे ये जो इमेजिनेशन में मूर्तियां बननी शुरू हुई और कैसे स्कल्पचरल आर्ट डेवलप हुआ और कैसे मंदिर में पूजा करनी शुरू हुई, ये बाद के प्रोसेस है। शुरुआत में कभी कोई मंदिर नहीं था, यज्ञ हुआ करते थे। तो इस तरीके से वैदिक एज में प्रोसेस काफी डिफरेंट था। लेटर वैदिक एज में ये प्रोसेस काफी डिफरेंट हो गया। लेटर वैदिक एज में रिचुअलिस्टिक हो गए हम, ऑर्थोडॉक्सिकल हो गए हम, अब इतना सिंपल नहीं रह गया रिलीजन। सामवेद आ गया। सामवेद मतलब एक स्वर गायन, म्यूजिकल बुक, बुक ऑफ म्यूजिक, एक स्वर गायन। कई बार शास्त्रीय संगीत की शुरुआत भी सामवेद से ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से एक नए ग्रंथ की रचना हुई। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो अगर मैं कहता हूं एक मंत्र, ओम शहना भवतु शहना भुनक्तु शबरियम करवा वही तेजस्विना उदितमस्तु महाविदसा वही ओम शांति शांति शांति। लेकिन अगर मैं इसको सामवेद के तर्ज पे कहूंगा तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एक स्वर गायन के मतलब होता है कि जब कई सारे ब्राह्मण मिलके एक साथ चैंट करते हैं, ओम शहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। कहने का मतलब ये हो गया कि जब मैं उसको एक टोन पे लेके जाता हूं और हर जो ब्राह्मण है वो हर एक ब्राह्मण उसी टोन में उसको गाना शुरू करता है, तो वो म्यूजिकल शुरुआत होती है रिलीजन के अंदर से। आप शायद जानते होंगे कि ये जितने भी शास्त्रीय संगीत निकले वो सब धर्म से ही निकले हैं। शास्त्रीय नृत्य निकले वो भी देवदासी प्रथा की ही देन है। तो कहने का मतलब ये है, काफी हद तक मैं हर एक शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं कर रहा इसमें। कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से लेटर वैदिक एज में चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यजुर्वेद द बुक ऑफ सैक्रिफाइस, बुक ऑफ सैक्रिफाइस मतलब बलि। तो बलि किसी भी चीज की हो सकती है, जरूरी नहीं जानवरों की बलि, आप सब्जियों की बलि भी दे सकते हो, फल की बलि दे सकते हो। सेक्रीफाइस किसी भी तरह से हो सकता है। आप फास्ट रखते हो, आप एक दिन का फास्ट सेक्रीफाइस करते हो, एक दिन का फूड माफ कीजिएगा, आप सेक्रीफाइस करते हो। और अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद बेसिकली अमलगमेशन है। अमलगमेशन किस चीज का? आर्य एंड अनार्य कल्चर का आपसी सम्मिलन ही अथर्ववेद है। कई सालों तक, कई वर्षों तक, सदियों तक इसे वेद नहीं माना गया, लेकिन बाद में इसे वेद का दर्जा दिया गया। पहले त्रवेद ही थे, 3 ही वेद माने जाते थे। तो अथर्ववेद में क्या है? वो सब तंत्र मंत्र, काला जादू टोना जो नॉर्मली ट्राइबल कल्चर का हिस्सा होता है और जिसे आर्यंस ने यहां पे रह रहे ट्राइबल्स को देख के सीखा था, वही चीजें अथर्ववेद में सम्मिलित की गई हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए भी और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हर कोई चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, अच्छी फसल हो, दुश्मन मर जाए, ये सब कामना करते हैं। तो इस चीजों के लिए इस रास्ते पे भी चलने को कई लोग तैयार हो गए होंगे। वो नींबू मिर्ची जो आप करते हैं वो सब इसी में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से वैदिक एज और लेटर वैदिक एज को हम इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। डिटेल में जाऊंगा मैं, पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं।
तो इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का ये हिस्सा आपको समझना होगा। यहां तक की समझ में आ गई आपको? इंसान के विकास के क्रम को आप समझ रहे हैं, डेवलपमेंटल फेज को आप समझ रहे हैं। दो इट वॉज नॉट अ सिटी सिविलाइजेशन, इट वॉज अ विलेज सिविलाइजेशन। वैदिक कल्चर शहरों का उदय उत्तर वैदिक काल में होता है, पहले नहीं, शुरुआत में नहीं। ग्राम एक पड़ाव को भी कहते थे, एक रात के पड़ाव को भी ग्राम कहते थे। संग्राम शब्द बहुत सारी चीजें शब्द आएंगे आपको, जिनको आपको मतलब समझना होगा। गोत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आपको वैदिक और वैदिक एज में समझने की जरूरत है। ऋग्वेद के अगले पड़ाव में जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना होता है वो है कि वैदिक विचारधारा या वैदिक आइडियोलॉजी को क्या 100% लोग मान्यता प्राप्त थी? क्या एवरीवन फॉलोड द बिलीफ इक्वली? क्या ऐसा हो? तो हमें कई तरह के नए दर्शन या फिलोसफी दिखाई देते हैं। ये फिलोसफी चरवाक की भी हो सकती है, पतंजलि की भी हो सकती है, उत्तर मीमांसा भी हो सकती है, पूर्व मीमांसा भी हो सकती है, सांख्य भी हो सकती है। और इन फिलोसफीज में कई फिलोसफीज तो वैदिक रिचुअल्स को सपोर्ट करते हैं, कई ईश्वर के होने के ऊपर भी संदेह पैदा करते हैं। इसी में हमें मखाली घोषाल दिखाई देते हैं जो नियति पे बिलीव करते हैं, जिसको आजीविका सेक्ट कहते हैं हम। चरवाक दिखाई देते हैं जो मेटलिस्टिक फिलोसफी में बिलीव करते हैं, जो किसी भी लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करते। इसी सिलसिले में एक नई फेथ का जन्म बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में होता है, जो एक फेथ से शुरू होकर एक रिलीजन में कन्वर्ट होती है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और एक रिलीजन का रूप लेती है। तो हमारा अगला जो पड़ाव है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो रिलीजियस फेथ बिलीफ के ऊपर है, कुछ फैक्चुअल्स हैं और कुछ इनके कंट्रीब्यूशन से है। याद रखिएगा, आपके आर्ट एंड कल्चर में भी इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज हो, स्कल्पचरल हो, पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, हर एक एस्पेक्ट में आप जैनिज्म और बुद्धिज्म के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। इसे सिर्फ एक रिलीजन और बिलीफ सिस्टम के रूप में नहीं देखना, बल्कि इनके कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ साथ हम धीरे धीरे शहरों का विकास देखते हैं। शहरों के विकास के साथ हम एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस को देखते हैं। एम्पायर बिल्डिंग, शहर, गांव थे, कबीले से गांव बने, गांव से शहर बने, शहर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हुए, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ और उनका रिलेशन जगह जगह से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। और इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद जो टॉपिक आपने पढ़ना है और जो कंसेप्ट को समझना है वो है कि किस तरीके से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बना, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ और किस तरीके से महाजनपद से धीरे धीरे साम्राज्य या एम्पायर को एस्टैब्लिश किया गया। इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो आर्य कबीले हुआ करते थे वो कुल यानी कि परिवार, कई परिवार मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश्व और कई विश्व मिलकर के जन बना करते थे। जन का मतलब है वो कबीला जो मूवमेंट में है,
हर कबीला जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता था और उनकी जो आइडेंटिटी थी वो कबीलाई थी, यानी कि ट्राइबल आइडेंटिटी थी। वो अपने कबीले के नाम से जाने जाते थे। यही कबीले जब कहीं पे जाके बस गए, यानी कि जो उनकी मूवमेंट थी रिसोर्सेज के लिए, वो एक जगह जाके खत्म हो गई, यानी कि वहां पे उनकी जरूरतें पूरी होने लगी, तो वो उस जगह को जनपद कहा जाने लगा। इसको इस तरह समझिए कि हर कबीला जो होता था वो पशुपालक था, यानी कि वो एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे, और जो जानवर पालते हैं वो पास्चर लैंड के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते थे। ये लोग बेसिकली ऐसा नहीं खेती नहीं करते थे, लेकिन इनकी जो खेती का पैटर्न था वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, यानी कि एक साल ए में कर लिया, दूसरे साल बी में कर लिया, तीसरे साल सी में कर लिया और चौथे साल फिर से वो ए में आ गए। तो इस तरीके से एक शिफ्टिंग पैटर्न के थ्रू वो खेती क्या करते थे। अनाज का उत्पादन बेसिकली उतना ज़्यादा नहीं था कि वो उस पर डिपेंडेंट रहें, तो उनकी जो मूवमेंट वाला प्रोसेस था वो चलता रहा। और ये प्रोसेस जो है जनक तक हम देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऐसी जगह पहुंचे जिसकी जमीन काफ़ी फर्टाइल है, जहां पार्शियल लैंड की कोई कमी नहीं है, वो अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं, तो उस जगह को उन्होंने जनपद का नाम दिया, यानी कि जन ने अपना पैर वहां रख दिया। कई सारे जनपद मिल गए, क्योंकि एम्बिशन है, उनके जो राजन हुआ करते थे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पैटर्न या रिपब्लिक होते थे, वो चुन करके लीडर अमंग द इक्वल कंसेप्ट था कि हर एक जो व्यक्ति होते थे कबीला के वो बराबर हुआ करते थे और वो अपने में से ही एक लीडर चुन लिया करते थे। और उन लोगों में से जब वो एक जनपद दूसरे जनपद के ऊपर जब कब्जा कर लेता था या जमीन उनकी टेरिटरी बढ़ जाती थी, ज्योग्राफिकल यूनिट उनकी बढ़ जाती थी, तो उनको महाजनपद का नाम दिया जाता था। और ये 16 महाजनपद का प्रमाण हमें इतिहास में मिलता था। धीरे 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 इसी महाजनपद में से एक, यानी कि मगध जो है वो एक नए साम्राज्य के रूप में हमें दिखाई देता है। और इसी सिलसिले में हमें जो नाम सुनाई देते हैं, जैसे हरियांग डायनेस्टी, ठीक है ना, उसके बाद नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ये सब जो है मगध एम्पायर के ही एक जो है अलग अलग एम्पायर्स के नाम है। तो इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न ऑफ स्टडी होगा वो ये होगा कि किस तरीके से आर्य यहाँ पे आए, उन्होंने अपना धर्म जो है, अपना जो विश्वास है, जो आर्य कल्चर है, उसको यहाँ एस्टैब्लिश किया और उसको लेकर के कई तरह की विरोध की भावनाएं भी जगी, जो उपनिषद से शुरू होती है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, और किस तरह से अलग अलग नए धर्म बने और साथ ही साथ किस तरीके से साम्राज्य के विकास यानी एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। यहीं पे आपको मौर्य पढ़ने होंगे, मौर्य के बाद फिर आप लेटर मौर्यास पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे जो है विदेशी आक्रमणों का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है। शुंग है, कुन है, कण्व है। शुंग और कण्व के बाद फिर आपका विदेशी आक्रमण का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद फिर आप गुप्ताज में जाएंगे। गुप्ता हिस्ट्री जो है वो इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है महान ग्लोरियस गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का ये पैटर्न जो है आप स्टडी होगी। सबसे पहले किस तरीके से स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन में तब्दील होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस प्रकार पतन होता है, उसके बाद किस तरीके से नए आर्यन सिविलाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है, आफ्टरवर्ड किस तरीके से जनपद बनते हैं, जनपद महाजनपद बनते हैं, और उसके बाद किस तरह से बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होता है, और उसी साम्राज्यों में फिर हम आगे मौर्य, शुंग, कण्व, फिर गुप्ता, फिर उसके बाद उत्तर यानी लेटर गुप्ता पीरियड को भी पढ़ते हैं, जो वर्धन साम्राज्य तक जाता है। तो इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कवर करना है। लेकिन अपने अगले लेक्चर में मैं मेडिएवल हिस्ट्री को कवर करूंगा। मेडिएवल हिस्ट्री को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके सिलेबस को समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद एट लास्ट विल स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री विथ ग्रेटर डिटेल, क्योंकि ये सभी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरुआत करनी है तो भी। तो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करने के बाद, खत्म तो कर लिया है अभी, मेडिएवल हिस्ट्री के साथ जुड़ूंगा, और मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को मैं उसमें टेकअप करूंगा। प्लीज हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर आप लोगों को पहुंचा सके। मेरे लेक्चर के साथ साथ आपको
रीजनिंग का लेक्चर भी यहाँ पे मिलेगा और हमारी कोशिश है कि जल्द 1-2 दिनों के अंदर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लेक्चर भी हम यहाँ अपलोड करते रहें। हमारा साथ दीजिए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी इन लेक्चर के सीरीज को पहुँचा सकें। थैंक यू। नमस्कार।